Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. I am Mahima Mishra, your sociology educator. यहाँ पे हम यूपीएससी ऑप्शनल सोशोलॉजी का सिलेबस फ्री में कवर कर रहे हैं, ठीक है। सोशो का सिलेबस पूरा का पूरा फ्री में कवर करवाया जाएगा, ठीक। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ज़रूर आएंगी। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 ऑफ सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। इसका पार्ट 1 आया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका फाउंडेशन क्लियर करता है, ठीक है। पार्ट 1 आपका फाउंडेशन क्लियर करता है एंड वो वीडियो देखने के बाद आपको सेकंड वाले पार्ट पे आना है, ठीक। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंसेस क्लियर किए हैं एंड एग्ज़ाम में डिफरेंसेस कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि वो बोलेंगे कॉमन सेंस इज़ नॉट साइंस, राइट। तो आप कुछ फीचर्स बताएंगे कि सोशोलॉजी कैसे साइंस है। यही वैसे जब सोशोलॉजी एज अ साइंस हम पढ़ेंगे ना आगे, इसके बाद वही वाला टॉपिक आने वाला है। सिलेबस आपको नज़र में रखना है अपनी, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे सोशोलॉजी साइंस है, साइंटिफिक एक स्टडी है, तब हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। बट इससे पहले कॉमन सेंस एंड सोशो के डिफरेंस में आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। वो वाली वीडियो देख के आना है यहाँ पे। तो बात करते हैं कि सोशोलॉजी, देखिए सोशो एंड कॉमन सेंस का गिव एंड टेक रिलेशन कैसा है। व्हाट सोशोलॉजी गिव्स टू कॉमन सेंस एंड व्हाट कॉमन सेंस गिव्स टू सोशोलॉजी, ये होता है एक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होता है, लेन देन होता है, राइट। सोशोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम कॉमन सेंस। अब सोशोलॉजी क्या ड्रॉ करती है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के कुछ स्टेरियोटाइपिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, सोशोलॉजी उसे पकड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल इंडिया में ज़्यादा वुमेन घर पे हैं, काम नहीं करती हैं। अब सोशोलॉजी इस स्टेटमेंट को पकड़ेगा एंड उसकी स्टडी करेगा, ठीक। एंड कॉमन सेंस प्रोवाइड हाइपोथेसिस टू सोशोलॉजी। ये वाला जो अभी स्टेटमेंट बताया कि ज़्यादातर महिलाएं घर में रहती हैं, रूरल एरियाज़ में काम नहीं करने दिया जाता, ये एक हाइपोथेसिस है। What hypothesis? Hypothesis is basically a statement जिसके ऊपर स्टडी की जाती है साइंटिफिकली, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स एम्प्लॉय करके। जब सोशोलॉजी स्टडी करती है तो उसे कहते हैं, तो वो पूरी रिसर्च निकल कर आती है, रिपोर्ट वो तैयार की जाती है, ठीक। अब कॉमन सेंस ने दिया था एक हाइपोथेसिस, उस पर क्या किया सोशोलॉजी ने, पूरी की पूरी रिसर्च करी एंड एक स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट लेके आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे रूरल वुमेन आर मोर प्रोन टू डोमेस्टिक वायलेंस। ये यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा घरेलू हिंसा होती है। अब ये क्या किया, ये कॉमन सेंस ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दे दिया। ग्रामीण महिलाएं क्या अनएडुकेटेड, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतने अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, लॉज के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है कि ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हों। अब इसी स्टेटमेंट को पकड़ेगी सोशोलॉजी एंड इस पे इन डेप्थ स्टडी करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत ही इजी है सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। कॉमन सेंस फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रिसर्चर्स अपनी बायस का यूज़ करके, देखिए एक रिसर्चर हैं एंड्रे बेटले, वो एक ग्रुप में गए, एक गांव में गए जहाँ पे पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग। पीपल या तो फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं या फिर मिलना ही नहीं चाहते रिसर्चर से। तो क्या होगा, तो ये अपनी कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे कास्ट डिफ्रेंशिएशन इस गाँव में है। बात समझ आई। जब हम इंडियन सोशोलॉजी के थिंकर्स को पढ़ेंगे ना, तब ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। एंड्रे बेटले एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे इंडिया में स्टडी करी, ठीक है।
विल स्टडी इन डेप्थ अबाउट दिस टॉपिक लेटर। अभी आपको क्या समझना है कि कैसे कॉमन सेंस फैसिलिटेट करता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब इस जो ये रिसर्चर हैं इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से डाटा कलेक्ट करूँ, मैं पूछ रहा हूँ तो वो लोग फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो लोग बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हैं, तो ही विल यूज हिज कॉमन सेंस टू कलेक्ट डेटा। बात समझ आई? ड्यूरिंग हिज फील्ड स्टडी ही हिमसेल्फ कलेक्टेड डाटा based on his common sense. Common sense helps in analysis of data. एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे? लुइस डुमोंट है बेस्ड ऑन हिज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है बताया था मैंने पिछली क्लास में। परसेप्शन क्या होता है? मेरे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जैसे कि ऑल मुस्लिम्स आर बैड और समथिंग एल्स, मैं कुछ रिलीजियस में प्री कंसेप्शंस दे रही हूँ, या कुछ भी मेरे कुछ पहले से ही नोशंस हैं, मैंने प्री जज किया है, मैंने पहले से ही सोच के रखा है, कुछ स्टेरियोटाइपिकल इमेजेस मेरे ब्रेन में है, राइट? तो ये होता है परसेप्शन। तो लुइस डुमोंट ने कुछ परसेप्शन दिया कि डिक्लेयर्ड कास्ट एज अ रिजिड सिस्टम एंड क्लास एज एन ओपन सिस्टम। लुइस डुमोंट से आपको क्या लगता है? एक बाहर के कंट्री के कोई थिंकर हैं जिन्होंने कंपेयर किया होगा कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्लास है, इंडियन सोसाइटीज़ में कास्ट है। बात समझ आई? क्लास को उन्होंने ओपन सिस्टम समझ लिया, और जो इंडियन सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम है उसे लेस मोबाइल समझ लिया, लेस मोबिलिटी वाले समझ लिया। अब जब लेस मोबिलिटी होगी तो क्या होगा? ये एक क्लोज्ड सिस्टम रहेगा। When you will study about stratification, जब आप स्ट्रैटिफिकेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लोज्ड, ओपन, मोबिलिटी, लेस मोबाइल, आपको ये वाली चीज़ें और अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अभी आपको ये वाला एग्जाम्पल नोट करना है कि व्हाट कॉमन सेंस गिव्स टू सोशियोलॉजी। कॉमन सेंस का कितना कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या करवाता है? एनालिसिस ऑफ डेटा भी करवाता है। मैंने एक रिसर्च करी और क्या किया? अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके मैंने उस डेटा को एनालाइज कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई प्रॉब्लम फिर भी हुई आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? आई विल हैंडल इट। सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स एन एक्सेप्टेंस टू कॉमन सेंस एंड मेक कॉमन सेंस नॉलेज यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्नाइजेशन कंट्री में बढ़ा है हमारे, आप देखते होंगे, और स्पेशली जो कैपिटल रीजन्स हैं, छोटे मतलब छोटे स्टेट्स की भी जो कैपिटल रीजन्स हैं वहाँ पे कितना वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। अब वेस्टर्नाइजेशन को अगर मैं लिंक करूँ इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट, तो ये क्या है? मेरी एक कॉमन सेंस है, मेरा एक परसेप्शन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, मेरा एक प्री कंसीव्ड ये नोशन है। और अगर सोशियोलॉजी ने स्टडी करी और ये सच मिला तो क्या होगा? तो सोशियोलॉजी ने एक्सेप्ट किया है कि ये वाला कॉमन सेंस ट्रू है। अब जब ये वाला कॉमन सेंस ट्रू है तो उसे एक यूनिवर्सल करार कर दिया जाएगा कि ये तो जनरलाइज्ड है, ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह होता है। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर इट वॉज परसीव्ड दैट रूरल इंडिया इज मोर रिलीजियस। हमें क्या लगता है कि रूरल इंडिया ज़्यादा धार्मिक है, धर्म के पीछे ज़्यादा भागता है, बट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ है, कम्युनलिज्म ज़्यादा कहाँ है? अर्बन एरियाज में। बात समझ आई? अकॉर्डिंग टू बॉमन एंड मे, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, थिंकर्स के नाम आपको नोट करना इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम 2 to 3 थिंकर्स आप लिखेंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 थिंकर्स को कोट किया जाता है आंसर्स में, ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर अवेयर लगे, आपको एग्जामिनर को लगे कि इसे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, विद एग्जाम्पल आप बता देंगे कि कैसे ये रियल लाइफ में, रियल जो भी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे कैसे प्रैक्टिकल है ये।
ठीक है, चलिए द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजिकल थिंकिंग इज रैदर डिपेंडेंट वन। ये डिपेंडेंट रहती है, जहाँ पे सोशोलॉजी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, इन्वेस्टिगेट करती है वो एक्शंस, वो सोशल एक्शंस जो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ आई? कॉमन सेंस क्या है, बॉयज डोंट क्राई। अब सोशोलॉजी स्टडी करेगी कि ये वाला परसेप्शन कहाँ से आया सोसाइटी में। बात समझ आई? सोशोलॉजी स्टडी करेगी कि ये वाला परसेप्शन कहाँ से आया सोसाइटी में, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम कह सकते हैं बॉयज डोंट क्राई, राइट। तो यही है कि सोशोलॉजी कॉमन सेंस के बोले हुए स्टेटमेंट को सोशोलॉजी इंटरप्रेट करती है एंड इन्वेस्टिगेट करती है। ओके, नेक्स्ट थॉमस रीड क्या कहते हैं, एवरी रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन सेंस। देखिए कितना छोटा सा स्टेटमेंट है एंड कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि कोई सी भी रिसर्च हो कॉमन सेंस से उठती है, राइट। ठीक, इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स कॉमन सेंस नॉलेज बिकम इनसेपरेबल विथ सोशोलॉजी। देखिए कितने सारे प्री कंसेप्ट नोशंस हैं हमारी सोसाइटी में, प्रेजुडाइजेस हैं। तो ये क्या है, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में कॉमन सेंस बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द इमर्जेंस, टू द ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन और अ सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये बात करते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में। सी राइट मिल्स का ये एक कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप कोट करेंगे ना आंसर में तो आपको एक्स्ट्रा एजेस मिलती हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मिल्स डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स विद एंड पब्लिक इश्यूज। पर्सनल ट्रबल्स क्या है, कॉमन सेंसिकल व्यू। फॉर एग्जाम्पल डर्कीम की थ्योरी है सुसाइड, पता होगा, इतना तो पता ही होगा डर्कीम की थ्योरी सुसाइड है। ये जब हम थिंकर्स कवर करेंगे ना तो इन डेप्थ में ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सुसाइड में उन्होंने क्या कहा कि एक परसेप्शन रहता है, क्या परसेप्शन रहता है कि सुसाइड थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, मेंटालिटी उसकी ऐसी रही हो कि उसे अपनी जान देनी है, राइट। तो क्या है यहाँ पे, बट डर्कीम ने जब स्टडी करी तो पाया कि या तो इंटीग्रेशन ज़्यादा हो गई, कम हो गई, या तो रेगुलेशन ज़्यादा हो गई, कम हो गई। इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के बेसिस पे इन्होंने पाया कि सोसाइटी के सोशल फैक्टर्स हैं एंड सोसाइटी को इन्होंने एज अ थिंग समझा, एज अ सोशल फैक्ट समझा, तब जाके इन्होंने स्टडी करी। तो पर्सनल ट्रबल्स को इन्होंने लिंक किया पब्लिक इश्यूज से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड में क्या है, वो या तो काम नहीं करना चाहता, कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस क्या हैं, वो या तो काम नहीं करना चाहता, या तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है एंड मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं है, वो मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं करता, सो कॉल्ड इज इंस्टाग्राम ट्रेंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, right? But if you see from society's point of view, what you will find that public issues, lack of jobs, AI replacing jobs, AI जो है वो जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, ये भी तो एक स्ट्रक्चरल इश्यू है। बात समझ आई? जैसे कि जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी तो जॉब्स नहीं आएंगी। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये दूसरी कंट्रीज से कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, जॉब्स उतनी जनरेट नहीं होंगी। तो दीज आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज जो पब्लिक इश्यूज हैं। तो मिस्सी राइट मिल्स यही कहते हैं, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाओ, ठीक है। लिंक करो पर्सनल ट्रबल को विद पब्लिक इश्यूज। ओके, नेक्स्ट कार्ल मार्क्स
जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं वो कहते हैं कॉमन सेंस है एक फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये वाला मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगी जब हम थिंकर कवर करेंगे मार्क्स। फॉल्स कॉन्शियसनेस इज बेसिकली क्या होती है, आप थोड़ा अभी सुपरफिशियल आप समझ सकते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है कि मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, उनका एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस में जॉब करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और क्लाइंट्स आए, क्योंकि मुझे क्या मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है, उन्हें सरप्लस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सरप्लस प्रॉफिट आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। सरप्लस उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसमें से मुझे कुछ वो 1/3 कुछ हिस्सा दे रहे हैं छोटू सा। अब मैं क्या समझूंगी, ये तो मेरी भलाई के लिए, ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। किसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, मेरा नहीं, दूसरों का। तो दिस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस ये है कि ये कैपिटलिस्ट, ये बिजनेसमैन कहीं ना कहीं मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। बात समझ आई। नेक्स्ट, एंटोनियो ग्राम्स्की। व्हाट एंटोनियो ग्राम्स्की इज सेइंग कि जो कॉमन सेंस है ना, ये रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी है। ये कॉमन सेंस यूज करते हैं टू मेंटेन हेजीमनी। हेजीमनी क्या होती है, अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये मैं आपको अच्छे से अभी समझाती हूँ, थिंकर आएंगे तो मैं इन डेप्थ कवर करवाऊंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि कोई पार्ट छूट रहा है, कोई चीज़ अच्छे से कवर नहीं हो रही है। 100-200% आई एम प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेयर, इसीलिए मैं बहुत ही कम वीडियोस ऑन टाइम मैं लेके आने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको क्वालिटेटिव वीडियोस मिले, क्वांटिटी भर के फ़ायदा नहीं है। आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। बात समझ आ रही है। तो एंटोनियो ग्राम्स्की पे फिर आते हैं। ये क्या कहते हैं कि रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, रूलिंग क्लास कौन सी होती है, रूलिंग क्लास गवर्नेंस में आती है, रूलिंग क्लास बिजनेसमैन में आती है। बात समझ आई। तो ये जो है गवर्नेंस, बिजनेसमैन एंड जो मिलिट्री, ये बताते हैं उसका एग्जांपल्स। ये क्या करते हैं, ये हेजीमनी मेंटेन करके रखते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे जो कोई रिच पीपल होगा ना, वो अपनी ऐसी कॉमन सेंस यूज़ करेगा कि उसका पोस्चर, उसके बैठने का तरीका, उसकी बात करने का तरीका, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। सो दिस इज कॉमन सेंस फॉर देम। बात समझ आई। दिस इज कॉमन सेंस फॉर देम, और ये कॉमन सेंस वो बना के रखते हैं ताकि उनकी हेजीमनी मेंटेन रहे, और वो क्या रहे, वो सेपरेट रहे अदर आम जनता से। आम जनता के बैठने का तरीका, उठने का तरीका, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका आपको पता होगा। वहीं आप इनका देखें, जो गवर्नेंस में है, जो पॉलिटिक्स में है, जो मिलिट्री में है, या जो बिजनेसमैन है, अमीर रिच बिजनेसमैन है, उनका तरीका अलग ही होगा। सो एंटोनियो ग्राम्स्की इज सेइंग, सो दिस इज कल्चरल कैपिटल। पेरे बोर्डियो का एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, ये वाला मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, ठीक है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, वो कल्चरल कैपिटल में आता है। बट एंटोनियो ग्राम्स्की के कॉन्सेप्ट में भी ये वाला एग्जाम्पल वेल सूटेड है कि उनके बैठने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, दिस इज कॉमन सेंस फॉर देम, और ये वो मेंटेन करके रखते हैं, अलग एक सेपरेट बाउंड्री बना के रखते हैं ताकि वो उन्हीं के लिए रहे। ओके, नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन सेंस की, और वो जो डिनाई किए गए बाय सोशियोलॉजी, ठीक है। ये भी आपको लिखने हैं। A.M. शाह, ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। कॉमन सेंस, इनकी कॉमन सेंस ने एज्यूम किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडियन जॉइंट फैमिली है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है। बट इन्होंने जब स्टडी करी, जब इन्होंने देखे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिस्ट्रॉइंग द इंडियन जॉइंट फैमिली, ये क्या है, ये कॉमन सेंस का हाइपोथेसिस है। कॉमन सेंस का क्या है, हाइपोथेसिस है। अब कॉमन सेंस का जो हाइपोथेसिस है, इस पे स्टडी की गई,
अब स्टडी में क्या पाया, इन्होंने स्टडी में निकाला एक हाउस होल्ड एंगल, कि हाउस होल्ड भले ही अलग हो। अब देखिए, अब एक फैमिली का एक लड़का बाहर पढ़ाई करने जा रखा है, तो वो अलग तो नहीं हो गया फैमिली से, उसकी अलग न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं हो गई उधर, राइट। उसने अपना एक हाउस होल्ड ले लिया है, बट उसकी फीलिंग्स एंड जो भी फंक्शंस हैं, आप क्या देखेंगे कि रिलीजन के जब कोई भी रिलीजियस त्यौहार आते हैं तो ये वापस अपने घर आते हैं त्यौहार मनाने एक साथ, ऐसा होता है, राइट। आप देखेंगे हाउस होल्ड एंगल इन्होंने इंक्लूड किया टू शो फंक्शनल ज्वाइंटनेस, प्रॉपर्टी, रिचुअल, ये सब स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हाउस होल्ड अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली, कोई दिल्ली में काम करता है, कोई लड़का दिल्ली में काम करता है विद हिज फैमिली, वहाँ पे रहता है वो, एंड कोई बेंगलुरु में है, कोई समथिंग लखनऊ में है, राइट। बट व्हाट, ये न्यूक्लियर फैमिली तो हुई, बट प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी हेल्ड विद फादर, हो सकता है प्रॉपर्टी फादर के पास हो, ज्वाइंटनेस ऑफ रिचुअल्स, प्रॉपर्टी, फंक्शनरीज, तो ये वाली चीज़ें भले ही हाउस होल्ड अलग हो गए बट ज्वाइंट फैमिली का एंगल माना जाएगा। तो ये वाली कॉमन सेंस को इन्होंने क्या कहा, डिनाई किया सोशियोलॉजिकल स्टडी को प्रूव करने के बाद। नेक्स्ट, पॉवर्टी, हम देखेंगे गरीबी क्यों है। गरीब इंसान, एक प्रीकंसीव नोशन क्या है कि गरीब इंसान काम नहीं करना चाहता, गरीब इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, गरीब इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि वो गरीब है, राइट। बट सोशोलॉजी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी सच एज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, हो सकता है कि पॉलिटिशियन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। अब देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर पॉलिटिशियन अपनी तरफ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, पुल नहीं बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बनवाएंगे, तो ह्यूमन कैपिटल का क्या होगा। ह्यूमन कैपिटल तो ख़राब ही होगी ना अगर वो स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स फॉर ह्यूमन कैपिटल। तो जो पहले से ही जो निचले स्तर पे हैं, कहीं पे डिग्रेडेड स्तर पर हैं, इन्हें ऊंचा चढ़ाने के लिए तो चाहिए होगी ना एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज अच्छी, क्वालिटेटिव, अफोर्डेबिलिटी वाली। बात समझ आई। अगर ये पॉलिटिशियन ऐसा है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी जेब भर रहा है और जो भी अमीर हैं उनकी जेब भरवा रहा है, तो क्या होगा। तो सोशोलॉजी में क्या ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी नहीं है, हम इस गरीब की गलती देंगे क्या, राइट। नहीं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी हो सकता है जिसमें पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। कमिटेड जुडिशरी हो सकती है, कमिटेड जुडिशरी जो न्याय देने में अमीरों का साथ देती है। This you can see in our contemporary Indian society, right? AI replacing jobs, ये भी एक स्ट्रक्चरल इश्यू है कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। एक गरीब जो AI से उतना अपग्रेडेड नहीं है, ना सरकार की तरफ से कोई स्किल्स, नॉलेज अपग्रेडेशन दिया गया है उसे, व्हाट ही विल डू, क्या करेगा बच्चे पालने के लिए, राइट। So you have to understand sociology like this. With examples, with thinkers, with answer writing, you can definitely go to score 300 plus. Support me, then I'll also support you to score you 300 plus in your optional subject, optional answer writing. Okay, this is important. दिस क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर 2027 मेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट सोशोलॉजी ऑप्शनल ख़त्म करिए प्रीलिम्स में जाने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, एक क्लास में इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है।
एक टॉपिक को मैं बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड करके बहुत सारी क्लासेस लेके उसे इन डेप्थ स्टडी करवाती हूँ। आपने ये देखा भी होगा, ये नहीं कि एक क्लास ली, उसमें 2 मिनट इसे दे दिया, 2 मिनट उसे, 2 मिनट इसे दे दिया, तो कुछ भी कवर नहीं हुआ और बस क्लास हो गई। आपको क्लासेस पूरी नहीं करनी है। एस्पिरेंट्स का ये एक माइंडसेट रहता है कि ये वाली क्लास आज मैं 2 क्लास लूँगा, आज मैं 3 क्लास लूँगा। नो, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि आपने टॉपिक को कितने क्वालिटेटिव तरीके से कवर किया है। बात समझ आ रही है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।